हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसका हम ये पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं और ये 2 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट होगा आपका। पिछले पार्ट में हमने ह्यूमन बींग्स का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था और देखा था किस प्रकार से पूरी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, आज हम देखेंगे बच्चों कुछ एसेक्सुअल मेथड्स रिप्रोडक्शन के, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेशली अमीबा हो गया, देन उसके बाद हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसको नॉर्मली हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कह देते हैं, वो कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक, चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बाइनरी फिशन। समझेंगे क्या होता है ये बाइनरी फिशन और देखेंगे अमीबा में किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, जैसा कि शब्द खुद ही कह रहा है, बाई मीन्स टू, और फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। तो सेल जो होते हैं, यूनिसेलुलर जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमीबा जैसे, वो क्या करते हैं, सिंपली सेल दो भागों में डिवाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते इसके अंदर। तो सेल जैसा कि हमको पता है, उसका बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म है, और उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, जिसको हम क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है हमारा माइटोसिस और मियोसिस की तरह, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ एक ही सेल, पेरेंट सेल इन्वॉल्व होता है और वो सिंपल दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और ये सिंपल प्रक्रिया कहलाती है बाइनरी फिशन। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो ये एसेक्सुअल मेथड, क्यों कहा एसेक्सुअल मेथड, क्योंकि इसमें केवल एक ही पेरेंट सेल पार्टिसिपेट करता है, दो अलग अलग डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या है देखेंगे, इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन सर्टेन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा। अमीबा जैसे है और भी कई हैं, उसमें ये बाइनरी फिशन होता है, बैक्टीरिया में भी ये पाया जाता है। ठीक, तो क्या होता है इसके अंदर, जो सिंपल सा प्रक्रिया है, सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है सेल का, वो दो मेन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो अलग अलग लगभग बराबर से, मैंने लगभग बोला है, प्रेसाइजली नहीं बोला है। तो जैसे हमारा माइटोसिस होता है, उसमें जैसे मैंने ह्यूमन बींग्स में बताया था क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, तो एग्जैक्टली आधे आधे हो जाते हैं, 23 एक सेल में, 23 एक सेल में, तो गैमेट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, फिर गैमेट बाद में फर्टिलाइज होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का, लगभग दो बराबर से पार्ट्स में डिवीजन होता है, प्रेसाइज ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते कि 50-50% क्रोमोसोम्स आ गए, तो लगभग दो बराबर से क्रोमोसोम्स में डिवाइड, बराबर से न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो पहला पार्ट है न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, अब ये दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए दो अलग अलग पार्ट्स में, तो इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहेंगे, दोनों को न्यूक्लियाई प्लूरल है। ठीक है, और बाद में फिर ये साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर बनता है और फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म खींचने लगता है और दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, हर एक पार्ट को अपना न्यूक्लियस मिल जाता है, और इस प्रकार से दो छोटे नए सेल्स बन जाते हैं। वो बाहर से न्यूट्रिशन वगैरह लेंगे, ग्रो करेंगे और कंप्लीटली नए ग्रोन अप अमीबा में वो बदल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है क्या, बाइनरी फ्यूजन। तो देखेंगे फर्स्ट स्टेप क्या है, बताओ। It involves following steps. Step number 1, first of all the nucleus divides into two parts। देखेंगे तो ये देखो हमारा पेरेंट सेल है, एक ब्लैक कलर का न्यूक्लियस दिख रहा है, पेरेंट सेल, और इसमें क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियस के दो पार्ट्स हो गए, रफली इक्वल साइज पार्ट्स हो गए, न्यूक्लियस का डिवीजन, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियन न्यूक्लियस को ही बोलते हैं, न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियन है, तो कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो नीचे वाला डायग्राम देखेंगे हम, साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। ये देखिए, द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस। तो जैसे ये दो न्यूक्लियस हो गए अभी, अब ये यहाँ पे एक नॉच डेवलप होती है, नॉच मतलब एक ये जो गड्ढा सा है ये, और इधर से नीचे से ग्रो करके धीरे धीरे अंदर की ओर ग्रो करते हैं। ठीक है, और फिर ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है, मतलब साइटोप्लाज्म भी क्या दो हिस्सों में बंटने लगा है। तो इस हिस्से को एक पार्ट को अपना खुद का न्यूक्लियस मिल गया, दूसरे को दूसरे का मिल गया, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन ये साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस, दो अलग अलग स्टेजेस हो गई है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट समझ में आ गया, द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस, और फाइनली बाद में जो सेल्स हैं दोनों ये स्प्लिट हो जाते हैं, और इस प्रकार से हमको दो नए डॉटर सेल्स मिल गए। तो जो नए सेल्स बनते हैं उनको डॉटर सेल्स कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इस प्रकार से अमीबा क्या है, एसेक्सुअली एक सेल से दो सेल बनाता है। ठीक है,
चलिए अगला हम देखेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख चुके, बता चुका हूँ डेफिनेशन आपको क्या होता है। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या है, दो अलग अलग सेक्सेस, दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट मेल गैमेट बनाता है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट बनाता है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। एनिमल्स में इनको हम स्पर्म्स एंड ओवम कहते हैं। इनका फर्टिलाइजेशन होता है, मेल ऑर्गेनिज्म स्पर्म्स डिपॉजिट करता है फीमेल बॉडी में, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, हमको एक सिंगल सेल मिलेगा जिसमें दोबारा क्रोमोसोम्स दुगने हो गए हैं गैमेट के मुकाबले, और फिर वो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के डिवीजन से फिर नया कंप्लीट इंडिविजुअल तैयार होता है। ये सारी प्रक्रियाएं जिस रिप्रोडक्शन में होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट कंप्लीटली नए इंडिविजुअल को जन्म देता है। यहां ना तो कोई गैमेट फॉर्मेशन है, दो पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं है, एक ही पेरेंट जो होता है सिंगल पेरेंट, इट कैन गिव राइज टू ए कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे ना गैमेट फॉर्मेशन है, ना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया है, जाइगोट नहीं बनता, कुछ नहीं होता। यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मली ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। लोअर मतलब जो यूनिसेल्युलर हो गए या फिर छोटे जीव हो गए, एक्वेटिक जीव है। प्लांट्स में दोनों ही प्रकार के देखे जाते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। तो उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम। सो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड, वेयरएज एसेक्सुअल में नो गैमेट फॉर्मेशन नो फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड। Sexual में two parents participate that is male and female parent, whereas asexual में only a single parent gives rise to a complete new individual. क्लियर। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस भी हो गए। तो आपके पीछे क्वेश्चन हो भी सकता है सेक्सुअल एसेक्सुअल, तो ये दो पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच a single parent gives rise to a complete new individual is called sexual reproduction. एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें कि एक ही पेरेंट एक कंप्लीट नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, क्या कहलाता है, सेक्सुअल, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे ए आएगा, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है कि नहीं, क्या इसको ए कर लेंगे बट, ठीक है ना। चलिए मैं कर देता हूं आपको asexual reproduction, clear। no gamete formation एंड फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व है। ना तो यहाँ पे कोई गैमेट्स बनते हैं, दो पेरेंट्स ही नहीं है, गैमेट नहीं बनते, और ना ही इसमें कोई फर्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम। बडिंग देखनी है हमको, हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है। हाइड्रा एक छोटा सा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर है, और सबने देखा होगा इसके कुछ आर्म्स होती है, 5 इसके आर्म्स हैं, और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी। तो मैं एग्जाम डायग्राम में दिखा दूंगा। और हाइड्रा में दोनों ही प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी। तो यहाँ हमको बात करनी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बडिंग वाली प्रक्रिया से होती है। तो देखेंगे बडिंग क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आपको पहले मैं समझा देता हूँ बडिंग होता क्या चीज़ है डायग्राम से, उसके बाद हम लौटेंगे वापस ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है हाइड्रा। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में, पानी के सोर्सेस में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, मैराइन वाटर में मिलता है हाइड्रा। ठीक, अभी क्या, इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा माउथ होता है, ओरल कैविटी। ठीक है, इसके कुछ आर्म्स, भुजाएं हैं, जिससे कि फूड पार्टिकल्स को पकड़ करके माउथ के अंदर इंसर्ट कर सकता है, खाने पीने के लिए काम करता है, और साथ में इन्हीं की मदद से लहरा करके तैरता भी है। तो स्विमिंग और मूवमेंट का काम जो होता है इनकी मदद से करता है। ठीक है, ये इसका जो सिलिंड्रिकल बॉडी है, ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो ये है बेसिक हाइड्रा। ये एनिमल्स की कैटेगरी में आता है, स्मॉल क्रिएचर है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब ये दोनों प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। तो हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे एसेक्सुअल मेथड की, जिस मेथड को हम कहते हैं बडिंग। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर फेवरेबल सीजन में, जब सीजन उपयुक्त होता है, तो हाइड्रा, अच्छा यहाँ पे सेंटर पे माउथ के होते हैं, सेंटर पे अंदर से खोखला, अंदर कैविटी है इसके, समझ में आ गया। तो इसका जो लेटरल बॉडी वॉल होता है, साइड में इसके एक छोटा सा उभार प्रकट होता है, आउटग्रोथ, समझ में आ गया। उभार जैसे होता है ना, सूज जाना, तो एक छोटा सा आउटग्रोथ या फिर बल्ज जिसको बोल सकते हैं, उभार प्रकट होता है इसके साइड वॉल पे, लेटर वॉल पे। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, नहीं का धीरे धीरे ये जो आउटग्रोथ है, बल्ज है, ये ग्रो करता है, और ग्रो करके इसके टिप पे एक छोटा सा माउथ खुल जाता है, और फिर छोटे छोटे आर्म्स, टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं। इन भुजाओं को टेंटिकल कहते हैं, TENTACLES, टेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा माउथ खुल गया, अंदर छोटी सी कैविटी बन जाती है, और इस प्रकार से एक छोटा सा यंग बेबी हाइड्रा इसके साइड में डेवलप होने लगता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, और अपने पेरेंट्स, अपना जो पेरेंट उससे थोड़ा तो छोटा, लेकिन धीरे धीरे ग्रो करता है। ठीक है, और जैसे ही बेबी हाइड्रा ग्रो करेगा, और फाइनली अपने ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर के इंडिपेंडेंटली अपना भोजन पानी लेने लगता है, ग्रो करता है, न्यूट्रिशन लेने लगता है। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है जो कि किसमें होती है, हाइड्रा में होती है। समझ में आ गया।
तो लेटरल बॉडी वॉल पे एक छोटा सा बल्ज, BULG, बल्ज होता है उभार प्रकट होना, दैट बल्ज और आउटग्रोथ स्लोली ग्रोज एंड एट इट्स टिप इट डेवलप्स अ स्मॉल ओपनिंग एंड देन आर्म्स, जिसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं. इट स्लोली ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ यंग हाइड्रा, बेबी हाइड्रा, व्हिच फाइनली सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट, डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट. तो फोर्थ वाले पार्ट में देखेंगे अलग हो गया ये, एंड देन इट इंडिपेंडेंटली टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम वाटर बॉडी एंड अपना ग्रो करने लगता है. ठीक, तो ये है सिंपल सा तरीका, क्या, बडिंग इन हाइड्रा. समझ में आ गया? तो ध्यान देंगे बच्चों, हमने ऊपर क्या देखा था, जो बाइनरी फिशन है वो तो किस में होता है, वो होता है अमीबा में. आपके नाम के साथ आ सकता है कि ये वाला मेथड किस में होता है, वो मेथड किस में होता है. और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है. समझ में आ गया? चलिए, तो देखो, हाइड्रा इज ए स्मॉल एक्वेटिक एनिमल, छोटा सा है, एक्वेटिक पानी में रहने वाला जंतु है, एनिमल है. ठीक है, विच रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग. और ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, आपको ऐसे बहुत बड़ा सारा दिखेगा नहीं, मिलीमीटर के आकार का होता है, तो आपको ये माइक्रोस्कोप से ही आप इसको ढंग से देख पाओगे, इसके फीचर्स. ठीक है, और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है. इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ हाइड्रा डेवलप्स वन और टू आउटग्रोथ्स और बल्जेस. लेटरल साइड वॉल जो है वहां पे क्या होता है, एक या एक से अधिक बल्ज या फिर आउटग्रोथ डेवलप होते हैं. ठीक है, दीज ग्रेजुअली ग्रो, धीरे धीरे ग्रो करते हैं आगे की ओर, बाहर की ओर, एंड आर नोन एज बड्स. इन्हीं को क्या कह देते हैं हम, बड्स कह देते हैं. आफ्टर सम टाइम दे डेवलप टेंटिकल्स एंड लेटर गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट. कुछ समय बाद में उनके टिप पे माउथ खुल जाएगा और साथ में क्या, टेंटिकल्स, आर्म्स डेवलप हो जाती है, 5 होती हैं. और बाद में जब ये थोड़ा ग्रो कर गया तो अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द बड डेवलप्स इनटू एन अडल्ट हाइड्रा. और फिर पोषण लेकर के वो ग्रो करके कंप्लीट फुल्ली ग्रोन हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है. समझ में आ गया? तो ये था बच्चों बडिंग इन हाइड्रा. प्रॉपर डायग्राम के साथ आपको ये बनाना है. समझ में आ गया? ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा, या फिर हाइड्रा किस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है उसको समझाइए, नाम लिखिए. ठीक है, चलिए, उसके बाद बच्चों अगला मैं आपको बता चुका हूँ इम्प्लांटेशन क्या होता है, पबर्टी क्या होता है. एक बार फिर से देख लेते हैं. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? मैंने बताया था कि जब क्या है, ओवरी हर 28 से 30 दिन के बाद में एक ओवम को रिलीज करती है, और वो ओवम जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जाइगोट में. और जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बन गया वो फटाफट डिवाइड करने लगता है, और माइटोसिस से डिवाइड कर करके जैसे ही वो 32 सेल स्टेज तक पहुंचता है तो उसको ब्लास्टुला कहते हैं. और 32 सेल स्टेज आते ही उसके पास पोषण खत्म हो जाता है, उसको भी और नरिशमेंट चाहिए, तो यूटेरस जो है, मस्कुलर जो कैविटी है, ट्रायंगुलर कैविटी, उसके अंदर जा करके उसके जो ऊपर वाली जो टॉप वॉल है उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, उस पे जाकर के ये चिपक जाता है. समझ में आ गया? और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाती है. तो 32 सेल स्टेज में जो बॉल ऑफ सेल्स है, एम्ब्रियो, जो कि जाइगोट से डेवलप हुई है, उसी का फर्दर नरिशमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा के ऊपर जाकर के अटैच हो जाना, इसी इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. समझ में आ गया? इसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, इस इवेंट को. सो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? द अटैचमेंट ऑफ द डिवेलपिंग एम्ब्रियो, कौन से स्टेज में, इन 32 सेल स्टेज अपॉन द प्लेसेंटा इन द यूटेरस ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. तो उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो यूटेरस के अंदर ही होता है, मदर की बॉडी के थ्रू. समझ में आ गया? चलिए, मैं पहले समझा चुका हूं आपको. पॉवर्टी मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में क्या है, एक पर्टिकुलर एज होती है जब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स सिक्रीट करती है. मैंने बताया था फीमेल बॉडी में तो एफएसएच, और मेल बॉडी में टीएसएच, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फीमेल्स में एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होते हैं तो ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में घुल मिल के जाते हैं और टेस्टिस और ओवरी तक पहुंचते हैं, और वो टेस्टिस और ओवरी को फंक्शनल बना देते हैं. और उस एज के बाद में ही टेस्टिस और ओवरी अपने स्वयं के हार्मोन्स बनाते हैं, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स. तो जो टेस्टिस हैं वो मेल गैमेट्स स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो ओवरीज हैं वो फीमेल गैमेट्स ओवम बनाना स्टार्ट कर देते हैं. समझा क्या कि नहीं क्या? और ये जो एज है, ये जो ये जो एज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पबर्टी. तो ये वो एज है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दे अटेन फंक्शनैलिटी. ठीक है, और ये एज बच्चों वैसे तो नॉर्मली फीमेल्स में 12 से 13 ईयर्स और मेल्स में 13 से 14 ईयर्स है, लेकिन
ऑन एन एवरेज मैं बता दूं बात, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। जो वार्मर कंट्रीज हैं जो कि इक्वेटर के नजदीक रहते हैं, वहां पे पॉवर्टी वाली एज लोअर साइड में होती है, और जो ठंडे प्रदेश है, कोल्ड कंट्रीज, बर्फीले इलाके होते हैं जो कि पोलर रीजन्स की तरफ होते हैं, वहां पे एज 15-16 के आसपास पहुंच जाती है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ये बताया मैंने, फीमेल में तो 12-13 एंड मेल्स में 13-14 ईयर्स तक हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी रेंज लिखी है। मेल्स में ये एज होती है 11 से 16 ईयर्स, मतलब 11 ईयर्स में भी आ सकती है और 16 ईयर्स में भी। कोल्ड कंट्रीज में हायर साइड में होगा और वार्मर प्लेसेस में ये लोअर साइड में होगा। सेम थिंग फीमेल्स पे एप्लीकेबल है। फीमेल में 10 ईयर्स, इवन कभी कभी 9 ईयर्स में भी देखा जाता है, ठीक है कि नहीं। और जो हायर साइड है वो 15 ईयर से कोल्ड कंट्रीज में होगा, जो पोलर रीजन्स के आसपास होता है। तो ये नॉर्मल एज है। तो एवरेज आप ध्यान रखेंगे, फीमेल में 12-13 ईयर्स एंड मेल्स में ये होती है 13 से 14 ईयर्स। सो द एज व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल, वो एज जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं और गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, इज कॉल्ड पबर्टी। और मेल्स में ये 11 से 16 ईयर्स है, जबकि फीमेल्स में 10 से 15 ईयर्स तक होती है। एवरेज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चों पॉवर्टी। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर पूरा इसी से डील करता है कि रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस, टीनेज जो होती है ना, पॉवर्टी वाली एज, इसमें जब क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, शरीर में काफ़ी सारे बदलाव, चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में, गर्ल्स में क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव हैं, ठीक है, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम देखेंगे। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। तो अडोलेसेंस होता है टीनेज, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला हमारा है प्लांट्स में बच्चों रिप्रोडक्शन जो होता है, उसके दो मेन तरीके हैं। एक हमारा है सेक्सुअल मेथड और एक है एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड जो होता है बच्चों, नॉर्मली उसी को हम वेजिटेटिव मेथड भी कह देते हैं, समझ में आ गया। और जबकि सेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल मेथड वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा फ्लावर के माध्यम से होता है। सेक्सुअल मेथड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर, वेयर एज एसेक्सुअल मेथड जो होता है उसमें प्लांट का कोई भी हिस्से से नया प्लांट बन सकता है, बस फ्लावर नहीं होना चाहिए। तो अगर फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और फूल के सिवाय अगर हमने एक गिवन प्लांट से एक नया प्लांट तैयार कर लिया, चाहे वो रूट से कर ले, चाहे वो स्टेम से कर ले, बड से कर ले, पत्ती से कर ले, किसी से भी कर ले, तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो पूरे प्लांट को दो पार्ट्स में बांटा है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है सेक्सुअल पार्ट। सेक्सुअल पार्ट में सिर्फ फ्लावर आता है। तो यदि फूल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है कि नहीं, फ्लावर है, फ्लावर में मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं, स्टेमन एंड कार्पेल, फिर पॉलन्स बनते हैं स्टेमन में, पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स के द्वारा, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स बनते हैं अलग अलग। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। फिलहाल हम बात करेंगे एसेक्सुअल मेथड की, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस नहीं किया है प्लांट्स का। तो नेम अ प्लांट वेयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो बच्चों प्लांट्स में अगर फ्लावर के सिवाय फ्लावर के अलावा कोई भी दूसरा वेजिटेटिव पार्ट के माध्यम से नया प्लांट ग्रो करता है तो वो कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट कैन बी लीफ, इट कैन बी स्टेम, इट कैन बी रूट, एनीथिंग बट नॉट फ्लावर, ठीक। तो इसी को वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो पत्तियों के द्वारा बच्चों प्लांट्स में, मैं कुछ और भी एग्जांपल बता दूं, रूट्स के द्वारा, शीशम का जो प्लांट होता है वो जड़ों से निकल जाता है। जैस्मीन प्लांट एक क्या है, दाहलिया, जैस्मीन, ये सब क्या होते हैं, ये रूट से उग जाते हैं, जड़ों से उग जाते हैं, ठीक है। स्वीट पोटैटो आपका जड़ों से लग जाता है, ठीक है। देन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो स्टेम से लग जाते हैं, स्टेम कटिंग लग जाती है उनकी, जैसे रोज का प्लांट आपने देखा होगा, वो स्टेम से ही लग जाता है, स्टेम की डंडी हम लगाते हैं काट के। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो लग जाते हैं स्टेम कटिंग से, ठीक है। शुगर केन का प्लांट देखा होगा, स्टेम की कटिंग ही लग जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ हमारे एक और प्लांट है जिसको हम बोलते हैं बोगनवेलिया, आपने देखा होगा, ये डोर पे कई लोग लगाते हैं, पिंक कलर के ब्राइट फ्लावर्स आते हैं, कांटेदार प्लांट होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, कौन सा, बोगनवेलिया, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्टेम की कटिंग से लग जाता है। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं दैट कैन बी ग्रोन बाय स्टेम, एंड देन बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि रूट से अपने आप उग जाते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या है, पत्तियों से भी उगते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं पत्तियों से। तो पत्तियों में आते हैं हमारे बच्चों, एक तो ब्रायोफाइलम, एक बेगोनिया, दोनों ही बी से स्टार्ट होते हैं, ब्रायोफाइलम, बेगोनिया। ये प्लांट आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी गमले में लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी थिक फ्लैशी लीव्स होती हैं, बिल्कुल गमले वगैरह में लगाते हैं, घर में सजावटी प्लांट के रूप में है। और ये मेडिसिनल प्लांट भी है, पत्थर चटा के नाम से इसको जाना जाता है। ये पथरी वगैरह जो होती है उसको नॉर्मली कई बार डिजोल्व कर लेते हैं, तो आयुर्वेद में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये फ्लैशी लीव जो होती है, इसके साइड में, लीफ के साइड में यहाँ छोटे छोटे नॉचेस होते हैं, और इन्हीं नॉचेस में से कुछ क्या है, बड्स डेवलप हो जाते हैं,
ठीक है। एडवेंटिशियस बड्स बोलते हैं। तो उन बड्स में क्या होता है, स्पेशल टिश्यू होता है जो नीचे रूट बना देता है और ऊपर क्या बना देता है, शूट, और शूट में फिर पत्तियां निकल आती हैं। तो ये बड्स वहीं पे नीचे गमले में गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, और फिर उन्हीं से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो गमले में जहां हम ये लगाते हैं तो उसका पूरा का पूरा खेती तैयार हो जाती है, नीचे छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स वहीं पे सॉइल में बिखर जाते हैं। समझ में आ गया? तो ऑटोमेटिकली हमको कुछ करना नहीं पड़ता, यहाँ पे अपने आप ही पत्ती से ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ब्रायोफाइलम में एग्जाम्पल हो गया, तो आप इसको पक्का देखना किस किस के घर में है, आप मुझे बता भी सकते हो ये, ठीक है ना। और दूसरा प्लांट है हमारा बेगोनिया। यहाँ पे भी देखो, ये जो लीफ है, लीफ के सेंटर में कुछ ऐसे छोटे छोटे बड्स डेवलप होते हैं। ये बड्स सेपरेट होकर के नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं, यहाँ से ही नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये दो प्लांट्स हैं जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप ही किसके माध्यम से होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है। और ये छोटे छोटे जो है ये नॉचेस में बड्स हैं, खूब सारे होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों गैमेट क्या होता है। चलिए मैं आपको जैसे बता चुका हूँ बच्चों कि ह्यूमन बींग्स में दो मेन प्रकार के सेल्स होते हैं। जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं फिक्स हैं सभी के अंदर, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही पाए जाते हैं उनको जर्म सेल्स बोलते हैं। तो दो मेन प्रकार के सेल्स समझ में आ गया। जनरल बॉडी सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और जर्म सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इनके अंदर मैंने बताया था आपको प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए हैं। ठीक, ये 46 क्रोमोसोम्स, हर एक क्रोमोसोम डबल डबल कॉपी में, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम उसी के जैसा बिल्कुल एक और, तो एक जोड़ा हो गया, फिर इस प्रकार से दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, साइज और शेप में फर्क है उनके सबके, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। तो 23 पेयर्स का मतलब हो गया 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस प्रकार का सेल जिसमें हर क्रोमोसोम डबल कॉपी में होता है, हर एक क्रोमोसोम की एक और डुप्लीकेट कॉपी है, और इस प्रकार से डबल सेट हो गया, तो टोटल 46 क्रोमोसोम का मतलब 23 जोड़े हो गए। इस प्रकार का सेल कहलाता है डिप्लॉइड सेल। तो डाई मींस टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। तो 23 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम एक डबल कॉपी में है। समझ में आ गया? तो एक तरह से बोल सकते हैं 23 अलग अलग साइज के क्रोमोसोम्स हैं, और उसी के जैसे और 23 हैं। तो मतलब हर एक क्रोमोसोम की डबल डबल सेट हो गए, दो दो कॉपी होगी, ठीक है ना। इस प्रकार का सेल कहलाता है डिप्लॉइड। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे डिप्लॉइड हैं, ठीक है। जर्म सेल्स भी डिप्लॉइड ही होते हैं, सोमेटिक सेल्स भी डिप्लॉइड होते हैं। लेकिन जब जर्म सेल्स डिवाइड करते हैं मियोसिस के द्वारा, सोमेटिक सेल्स माइटोसिस के द्वारा, तो सोमेटिक सेल्स हर एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम टू सेम ही रहती है। मतलब 46 सेल वाला 46 क्रोमोसोम वाला सेल है, वो दो सेल्स बनाएगा माइटोसिस में, दोनों में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये डिवीजन जो होता है नॉर्मली सोमेटिक सेल्स में होता है। लेकिन बच्चों जब जर्म सेल डिवाइड करते हैं तो हर एक जर्म सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो क्या करता है, 4 सेल्स बनाता है, और चारों में क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के मुकाबले आधी हो जाती है। तो पेरेंट मैंने बताया था दो सेट हैं, 46 क्रोमोसोम से 23 जोड़े, लेकिन जब वो 4 सेल्स बनेंगे तो चारों में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या सिर्फ 23 आधे ही रह जाती है। तो इस प्रकार का स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल जिसमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट सेल के मुकाबले आधी हो जाती है, उसको हम गैमेट कहते हैं, या हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल। तो हैप्लॉइड का मतलब हो गया सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 ही है, और डिप्लॉइड मतलब डबल सेट जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। तो जो गैमेट्स होती हैं वो हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब समझ में आ गया, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ, डाई मींस टू, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो समझेंगे द हैप्लॉइड गैमेट क्या होती हैं, द हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं किसमें, मेल एंड फीमेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। एंड हैप्लॉइड सेल को हैप्लॉइड क्यों कहा, बिकॉज इसमें एक ही सेट है क्रोमोसोम का, या फिर हाफ क्रोमोसोम से पेरेंट सेल के मुकाबले। A haploid cell has half the number of chromosomes as compared to the diploid cell. तो जो मेल गैमेट है हम उसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट है इसको हम ओम या फिर एग बोलते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। और जब ये इमेच्योर अवस्था में होते हैं तो ग्रेफिन फॉलिकल्स कहलाते हैं, बता चुका हूं मैं। और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 23। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों यूनाइट होंगे, तो देखो स्पर्म ओम के साथ फर्टिलाइज होता है, तो 23 क्रोमोसोम्स इसके और 23 ओवम के, ये फर्टिलाइज होकर के जाइगोट में इकट्ठे आ गए, 46 बन गया। और जैसे ही जाइगोट में 46 आ गया, इसका डिवीजन होगा और डेवलपमेंट होकर के नया यंग इंडिविजुअल तैयार होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। तो गैमेट समझ में आ गया, स्पेशल हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स जिनमें कि क्रोमोसोम की संख्या पेरेंट के मुकाबले आधी होती है, और ये गैमेट्स सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स ही बना सकते हैं। समझ में आ गया? ओके जी। अब हम बात करते हैं फीटस क्या होता है। पहले बता चुका हूं मैं आपको कि जब जाइगोट डिवाइड करने लगता है तो इट ग्रोज डेवलप्स इनटू ए बॉल ऑफ सेल्स, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। और वो एम्ब्रियो फिर 32 सेल स्टेज पे आकर के चिपक जाता है, कहाँ पे, प्लेसेंटा के ऊपर, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अभी तक जब तक ये एम्ब्रियो है तब तक उसमें क्या है,
वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नजर नहीं आते, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि उसमें ऑर्गन्स कौन से हैं, बस वो बॉल ऑफ सेल्स की तरह सेल्स का बॉल जैसा ही दिखाई देता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उस अवस्था में तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कह देते हैं। और बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग जब 8 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, 56 टू 60 डेज हो जाते हैं, उसके बाद में उसमें कुछ वेल डिफाइंड ह्यूमन ऑर्गन्स नजर आने लगते हैं। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई सर्टेन ऑर्गन्स इन इट। बॉडी पार्ट्स दिखते हैं हमको, हेड दिखने लगता है, आईज, नोज हो गया, ईयर्स, देन उसके बाद हाथ पैर दिखने लगते हैं, ह्यूमन बीइंग जैसा कुछ कुछ दिखने लगता है। उस अवस्था में उसको नाम दे दिया जाता है फीटस। बच्चों फोइटस नहीं बोलेगा कोई, ओ साइलेंट है, तो ओ को सिर्फ लिखना है, आपको देखना है बट बोलना नहीं है, तो फीटस बोलेंगे इसको। क्लियर है? एम्ब्रियो समझ में आ गया। बॉडी पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं, एम्ब्रियो। बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, फीटस। ठीक है, चलिए तो क्या है बताइए, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की वो स्टेज व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, जब हम बॉडी पार्ट्स उसके पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, इज कॉल्ड फीटस। और ये स्टेज नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के 8 वीक बाद ही आती है, उससे पहले नहीं आती है। क्लियर है? तो दिस स्टेज कम्स आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। चलिए अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं बच्चों आपको, बहुत इंटरेस्टिंग, जो अधिकतर लोगों को गलत फहमी है या पता ही नहीं है। ठीक है, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी, कई ऐसी महिलाएं होती हैं बच्चों जहाँ पे कि दे कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट बाय नॉर्मल मींस, तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और फिर उनके लिए क्या प्रावधान है, किस प्रकार से दे कैन हैव बेबीज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। एक बार हम वापस लौट के चलेंगे, आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा कि क्या परेशानी आ जाती है। ठीक है कि नहीं? क्या, चलिए ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था हमारा। ठीक है, अब इसमें बच्चों मैंने बताया था कि ओवरी के बाहर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ऑस्टियम, और फिर ये जो ट्यूब है नली, सीलिएटेड डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट, यहां होती है परेशानी। आपने देखा होगा कोई एक गार्डन का पाइप होता है जिसमें से पानी जाता है, अगर उस पाइप को मैं ट्विस्ट कर दूं, मुड़ जाता है कई बार, तो एकदम से पानी बंद हो जाता है, पानी आना बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ना। तो ये ट्यूब कई बार या तो बल खा जाती है, मतलब ट्विस्ट हो जाते हैं। तो ट्विस्ट करने से क्या होता है, इसमें ओवम पास नहीं हो पाता, या फिर कई जगह ये नेचुरली बाय बर्थ इतनी सिकुड़ी होती है कि ओवम इसको पार ही नहीं कर पाता। मान लीजिए यहाँ पे सिकुड़ी हुई है, बिल्कुल पिचकी हुई है यहाँ पे, या ब्लॉक है दोनों तरफ से, या ट्विस्टेड है, जिससे कि क्या है, ब्लॉक हो जाती है पूरी। तो अगर ये ओविडक्ट ब्लॉक हो गई है, तो ध्यान देना बच्चों, स्पर्म्स हालांकि इधर आ पाएंगे लेकिन ओवम आगे नहीं जा पाएगा। तो ओवम जब सरक ही नहीं पाएगा क्योंकि सिकड़ी हुई है, तो इससे क्या है, इवन फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, बट ये ओवम एम्ब्रियो में भी डेवलप होने के बाद में भी आगे सरकेगा नहीं, तो इम्प्लांटेशन नहीं होता, ये ट्रेवल ही नहीं कर पाता आगे, यूट्रस में आ ही नहीं पाता। तो इससे क्या होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। समझ में आ गया? एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाता। तो ऐसी जो महिलाएं होती है, दे कैन नॉट बियर बेबीज, तो बच्चे उनके नहीं होते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे विज्ञान में तकनीक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पहले मैं इस टेक्निक का मतलब बता दूं, क्या मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ शॉर्ट में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन का मतलब सबको पता है, में। विट्रो का मतलब होता है बर्तन, एक्चुअल में वेसल। समझ में आ गया? बर्तन या फिर वेसल। और फर्टिलाइजेशन आपको सबको पता है, स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन, जिससे कि जाइगोट बने। ठीक है कि नहीं? क्या अब इस तकनीक से जो बेबीज डेवलप होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आपको मैं बताऊंगा वर्ल्ड का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, कब बना, हमारे इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था। ठीक है कि नहीं? क्या सबके बारे में, दोनों ही लड़कियां थी वैसे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ तकनीक क्या? तो आज तो शहर शहर में ये अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो पहली चीज क्या, इन सम विमेन द ओविडक्ट गेट्स ब्लॉक्ड। बताया ना मैंने कि ओविडक्ट क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, या फिर ट्विस्ट हो जाती है, बल खा जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ड्यू टू विच दे आर अनेबल टू बियर बेबीज। और फिर ऐसी जो महिलाएं हैं, विमेन हैं, उनमें उनके बच्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते? एज द स्पर्म्स कैन नॉट रीच द ओवम इन ओविडक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि स्पर्म इवन दो यूट्रस में आए, वो फर्टिलाइजेशन भी हो गए, या फिर या तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, या फिर ओवम ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती ही नहीं, और हो भी गई तो एम्ब्रियो बाहर नहीं आ पाता यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए। समझ में आ गया? तो दे कैन नॉट बियर बेबीज, प्रेगनेंसी रिजल्ट नहीं होती है इन सच केसेस। अब ऐसे में क्या होता है बच्चों, डॉक्टर्स किसी महिला से, विमेन से, उसके ओवरी से डायरेक्टली क्या है, ओवम, तैयार जो ओवम हो जाता है, वो ओवम निकाल लेते हैं बाहर। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, और इसी प्रकार से जो मेल साथी है, मेल से स्पर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों प्रकार की गैमेट हैं, जो फ्रेशली रिलीज्ड ओवम है वो, और जो
मेल से कलेक्टेड स्पर्म्स है वो, इन दोनों को इकट्ठा एक डिश में रख देते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, देखते ऑब्जर्व करते हैं। समझ में आ गया? तो कंट्रोल्ड कंडीशन में ये ओवम और स्पर्म्स को साथ रख देते हैं और कुछ ही 2-4 घंटों के अंदर क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक से अधिक एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ओवम जो होते हैं 2-3 लेते हैं एक बार में, और इसी प्रकार से क्या है, स्पर्म्स तो बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस होते हैं, तो एम्ब्रियोज तैयार हो जाते हैं, यंग एम्ब्रियोज। और जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड होकर के वही 32 सेल स्टेज तक डेवलप हो जाता है, यंग एम्ब्रियोज बन जाते हैं। और जैसे ही एम्ब्रियो बना, तो एक तरह से यहाँ पे इन्होंने फर्टिलाइजेशन जो प्रक्रिया थी जिसमें बाधा आ रही थी, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि स्पर्म्स या तो वहां तक पहुंच नहीं रहे थे, या एम्ब्रियो बाहर नहीं आ पा रहा था, या ओवम बाहर नहीं आ पा रहा था यूट्रस के अंदर, तो एग सेल को बाहर निकाला फीमेल बॉडी से, स्पर्म्स को मेल बॉडी से बाहर लिया, और इन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या, फर्टिलाइजेशन करवाया। और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बन गया, जाइगोट को थोड़ा सा डेवलप होने दिया, और जब वो छोटी सी बॉल ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो गया, उस जाइगोट को, हेल्दी एम्ब्रियो को वापस फीमेल में यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और यूटेरस में जाकर के फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो प्लेसेंटा पे जाकर के अटैच हो जाता है। तो बस जिस काम में परेशानी थी वो काम बाहर करवा दिया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? फीमेल बॉडी में नहीं हुआ, बाहर हुआ, बर्तन में हुआ, डिश में हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फीमेल बॉडी के बाहर हुई, ठीक है। फिर जब एक हफ्ते तक इन्होंने अलाउ किया, एक हफ्ते के अंदर वो ऑलमोस्ट 32 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसका डिवीजन हो जाता है बंद। तो एक हेल्दी सेलेक्ट एम्ब्रियो को सेलेक्ट किया जाता है, और उसको एक या फिर कई बार दो भी हो जाते हैं, उनको फीमेल बॉडी में यूट्रस में क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। समझ में आ गया? और वहां पे फिर फुल डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल फीमेल में जैसे होता है प्रेग्नेंट लेडीज में, वैसे ही फुल डेवलपमेंट एम्ब्रियो का होता है। और एज यूजुअल जो 280 डेज का पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, तो जो हेल्दी यंग वन है, इट इज बॉर्न। और इस प्रकार से जिन बच्चों का जन्म होता है, उन बच्चों को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो इसका ये गलत मतलब बिल्कुल नहीं निकालेंगे कि एंटायर बेबी इज प्रिपेयर्ड इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कोई बेबी तैयार नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, और एम्ब्रियो को इम्प्लांट मदर की बॉडी में ही किया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो बच्चों, ये तकनीक सर्वप्रथम आई थिंक 1979 में किया गया था, और जो पहली बच्चा जिसका जन्म हुआ वो थी लुइस जॉय ब्राउन, एक लड़की थी वो, 1979, ठीक है कि नहीं? क्या और बाद में तो अभी तो उसकी भी शादी उदी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, ठीक है। ये एक ब्रिटिश बच्ची है। तो फर्स्ट एवर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या था? नाम लुइस जॉय ब्राउन। आप टाइप करना फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ वर्ल्ड, लुइस जॉय ब्राउन, ठीक है। उसके बाद बच्चों, हमारे देश में जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो डेवलप की गई थी, या उसका बर्थ हुआ था सिटी हॉस्पिटल कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है कि नहीं? क्या और बच्ची का नाम था दुर्गा अग्रवाल। दुर्गा अग्रवाल, पहले कुछ और नाम था, बाद में इन्होंने शायद दुर्गा अग्रवाल ओरिजिनल नेम था, बाद में शायद इन्होंने चेंज कर दिया दुर्गा अग्रवाल। तो हमारे देश की ये 1981 की बात है, तो करीब 2 साल का गैप है। तो वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी 1979 एंड 81 में इंडिया में। क्लियर है? दुर्गा अग्रवाल। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, लुइस LOUIS, लुइस JOY, जॉय ब्राउन, दोनों ही लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब बेबीज, और ये बच्चे भी क्या हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनको अपने डिफेक्टिव ओविडक्ट के कारण क्या है, बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो इस तकनीक के द्वारा वो दे कैन बियर बेबीज। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, हमारे राजस्थान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल, इवन सीकर में एंड जयपुर में फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के तारीख में ऐसा कोई पेरेंट नहीं है, या ऐसे कोई कपल्स नहीं है जो पेरेंट न बन पाए, ठीक है कि नहीं? क्या एवरीवन कैन हैव बेबीज। चलिए, क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबीज तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ओके जी। अब आता है हमारा अगला पार्ट, इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों आपने सुना होगा क्लोनिंग क्या होता है, सुना होगा सबने क्लोनिंग, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जीरोक्स मशीन होती है, उसमें हम कोई एक पेपर होता है, उसका एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी तैयार कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से एक पेपर की ट्रू कॉपी निकाली जा सकती है, एक ऑर्गेनिज्म की भी ट्रू कॉपी तैयार की जा सकती है। तो बिल्कुल एक सिंगल सेल अथवा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फोटोकॉपी तैयार कर देना, वैसे ऑर्गेनिज्म एक और तैयार कर लेना, वो कहलाता है क्लोनिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के भी क्लोन तैयार किए जा सकते हैं, एक नहीं 10-10, आप सोच भी नहीं सकते, आपके जैसे 8-10 बनाए जा सकते हैं। कितना बढ़िया होगा ना? आपके जैसे अगर 3-4 और कॉपीज बना दी जाएं, एक स्कूल जाए और संडे मंडे ट्यूसडे का सबका अलग अलग, एक एक जना होमवर्क कर ले, एक जना किसी का झगड़ा खा ले, उसकी पिटाई दूसरा खा ले, है ना? कितना बढ़िया होगा, एक एक के 10-10 पीस बना दिए जाए।
जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन फिर बहुत तकलीफ भी होगी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तुम्हारे पेरेंट्स को समझ ही नहीं आएगा कि कौन क्या कर रहा है। समझ में आ गया? और एक ही क्लास में फिर सारे एक ही जैसे 10-10 20-20 नमूने बैठे रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पूरे संसार भर में क्या होगा, बहुत ही अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स की क्लोनिंग जो है उस पर पाबंदी है, लेकिन जानवरों पे हमने ट्राई किया है। ठीक है, तो क्लोनिंग का मीनिंग समझ में आ गया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोनिंग। एक सिंगल सेल अथवा पूरे ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर देना क्लोनिंग है। पहली जो क्लोनिंग थी बच्चों, वो डॉक्टर ने की थी, जिनका नाम था डॉक्टर इयन विल्मट। ये थे स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हमारे यूके का हिस्सा है। ठीक है, तो वहां पे इस संस्था में सबसे पहला जो क्लोनिंग किया था वो एक भेड़ का किया था। समझ में आ गया? तो मैं बताता हूं क्या किया, पूरा प्रोसीजर क्या था शॉर्ट में। आप डिटेल में चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, आपके ये साइंस की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 पे दिया हुआ है, स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। ठीक है, तो जैसे मैं रीड कर रहा हूं आप ये बुक खोल के अपने पास रख लेना, यहाँ पे पॉज कर दीजिए। उसके बाद मैं एक बार पूरा प्रोसीजर समझा देता हूं और उसके बाद वहां से रीड कर लेना। हालांकि आपको टेस्ट में ये चीज पूछी नहीं जाएगी, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ क्लोनिंग की प्रक्रिया क्या है, तो सबको आपको इंटरेस्ट होगा जानने में, तो आप समझ सकते हो उससे। तो पहला जो एवर क्लोन था, सफल क्लोन जो है, वो डॉक्टर इयन विल्मट ने तैयार किया, वो भी एक भेड़ का। तो ध्यान देना, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में 2 भेड़ों को यूज किया। समझ में आ गया? एक जो भेड़ थी वो भेड़ थी फिन डॉर्सेट शीप, आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे पेज पे दिखाई गई फिन डॉर्सेट शीप। शीप भेड़ है, ईव फीमेल भेड़ को बोलते हैं, शीप में दोनों ही जेंडर आते हैं, तो ये फीमेल भेड़ ली, फिन डॉर्सेट शीप, आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में है। ठीक है, इस भेड़ के मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्तन, जहां से क्या है वो यंग वन को दूध पिलाती है भेड़, है ना। तो जो उसके मेमोरी ग्लैंड्स है वहां से एक सोमेटिक सेल निकाल लिया डॉक्टर ने। क्या निकाल लिया? सोमेटिक सेल। मैं बता चुका हूं बॉडी में 2 प्रकार के सेल्स, जर्म सेल्स, सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स नॉर्मल कहीं से भी ले सकते हैं, उन्होंने मेमोरी ग्लैंड से ले लिया। और जबकि जर्म सेल्स सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस में होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2 फीमेल भेड़, मजेदार बात, 2 फीमेल्स को यूज किया उन्होंने, सिर्फ कोई मेल भेड़ ली नहीं उन्होंने। ठीक है, तो फीमेल भेड़ पहली कौन सी ली? फिन डॉर्सेट शीप। इसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल लिया, ध्यान देना। ठीक है, इसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल लिया। अब इस सेल को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा और एक स्पेशल तकनीक होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक। इस तकनीक में क्या होता है, उस सेल के अंदर हम उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं जिससे कि मरता नहीं है, वो न्यूट्रिशन पोषक माध्यम में रखते हैं। उस सेल के अंदर बहुत बारीक सा छिद्र कर दिया जाता है एंजाइम्स की मदद से, और फिर उसके न्यूक्लियस को खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। तो सेल को खोखला कर दिया, सिर्फ उसका न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया। समझ में आया मैंने क्या बताया? मैंने क्या बताया? एक फिन डॉर्सेट शीप फीमेल, उसकी मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाला, सोमेटिक सेल, और सोमेटिक सेल में से इलेक्ट्रोपोरेशन तकनीक के द्वारा सेल के अंदर छेद करके उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया, बाकी सेल को फेंक दिया। अब उसका न्यूक्लियस से काम है, उसके न्यूक्लियस में मैंने बताया था डिप्लॉइड सेल है, ये सोमेटिक सेल है ना, और डबल सेट है क्रोमोसोम के अंदर, डिप्लॉइड सेट। ओके, अब अगर ये सेल डिवाइड करता है नॉर्मली तो माइटोसिस से डिवाइड करता है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्योंकि ये हमने इस सेल का सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ले लिया, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम के अंदर उस भेड़ के सारे गुण है, किसके? फिन डॉर्सेट शीप के। डिप्लॉइड सेल का न्यूक्लियस ले लिया हमने, डबल सेट क्रोमोसोम का। ठीक है, अब क्या किया हमने? एक दूसरी भेड़ सेलेक्ट की। ये दूसरी भेड़ एक ब्लैक फेस की भेड़ है, जिसका नाम है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड की है, ब्लैक फेस काले कलर का उसका मुंह है, ईव मतलब फीमेल भेड़ को बोलते हैं ईव। जैसे जेंडर होते हैं ना, डॉग का बिच होता है, इसी प्रकार से क्या है, जो भेड़ है उसका फीमेल भेड़ को हम क्या बोलते हैं? ईव बोलते हैं, EW। तो ये ब्लैक फेस है इसका, इसलिए ब्लैक फेस ईव बोला गया। स्कॉटलैंड की है ये, क्लियर है? स्कॉटलैंड वो उनका कंट्री है। ठीक है, डॉक्टर इयन विल्मट का। तो वहां की जो ब्लैक फेस ईव है इसको लिया, इसका उन्होंने ओवरी से एक एग सेल या ओवम कलेक्ट किया। क्या किया? ओवम। अब मैं बता चुका हूं बच्चों आपको, जो मेल गैमेट होती है वो छोटा साइज का होता है, फीमेल गैमेट काफी बड़ा साइज का होता है ओवम, उसके अंदर बहुत सारा फूड, पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब इस ओवम में क्या किया? वापस वही इलेक्ट्रोपोरेशन तकनीक, इसका न्यूक्लियस निकाल लिया बाहर। अब इसका न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने बताया कि ओवम हमारा गैमेट है, तो गैमेट में तो क्रोमोसोम की संख्या आधी ही होगी। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या कर दिया? न्यूक्लियस निकाल के फेंक दिया। तो ध्यान देना, पहले वाली जो भेड़ थी उसका मेमोरी ग्लैंड से सोमेटिक सेल निकाला, उसका न्यूक्लियस रखा, और दूसरी जो भेड़ है
स्कॉटिश जो ब्लैकफेस ईव है उसका ओवम लिया, एग सेल लिया, और एग सेल में से न्यूक्लियस को निकाल करके बाहर फेंक दिया। उसका सिर्फ एग सेल, खोखला एग सेल रखा, क्योंकि एग सेल में न्यूट्रिशन है, पोषण है। और फिर जो पहली वाली भेड़ थी, कौन सी, फिन डॉर्सेट, उसके न्यूक्लियस को, सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को किस में डाल दिया, ओवम जो था ना, एम्प्टी ओवम, उसमें डाल दिया, बिना न्यूक्लियस वाला। अब हुआ ये कि ओवम में पहले तो क्रोमोसोम की संख्या आधी ही थी। अब जैसी वो क्या किया उन्होंने, डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस था, मेमोरी ग्लैंड में से जो सेल निकाला था उसका न्यूक्लियस था, उसको ट्रांसफर किया। तो एक तरह से अब ये, एक तरह से क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। क्योंकि जाइगोट क्या होता है बताओ, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया ही नहीं, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। जो फिन डॉर्सेट शीप थी, उसका न्यूक्लियस हम यूज कर रहे हैं खाली, तो उसके गुण आएंगे जो भी नया इंडिविजुअल बनेगा। तो अब हुआ ये कि ओवम जो था उसका तो नरिशमेंट यूज करेंगे, और उसके अंदर न्यूक्लियस हमने दूसरी भेड़ के सेल का डाल दिया। तो जिसका न्यूक्लियस है उसके गुण आएंगे उसके अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? एक तरह से जाइगोट के जैसे होगा, जाइगोट भी ऐसे ही होता है नॉर्मली। भाई नॉर्मल सोमेटिक सेल क्यों डिवाइड नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर पोषण नहीं होता। अब यहाँ पे तो हम ओवम ले रहे हैं, तो ओवम के अंदर बहुत सारा भोजन है, और न्यूक्लियस किसका डाल दिया हमने उठा करके, डिप्लॉयड सेट का न्यूक्लियस जो था वो किसका डाल दिया, फिन डॉर्सेट का। अब ये जो मॉडिफाइड जाइगोट है, जिसमें कि सारे के सारे लक्षण किसके हैं, फिन डॉर्सेट शीप के, इसको उठाया, और वो जो कौन सी ब्लैक फेस ईव थी, उसी के यूटेरस में इंप्लांट कर दिया इसको। समझ में आ गया कि नहीं? क्या उसी के यूटेरस में इंप्लांट कर दिया। यहाँ कोई मेल भेड़ इन्वॉल्व ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ये, ठीक है। चलो, उसके बाद उसके यूटेरस में क्या, वो फटाफट तेजी से डिवाइड करने लगा, और वहां पे एम्ब्रियो डेवलप हो गया, फीटस डेवलप हो गया, और फुल कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद में जब बर्थ हुआ, तो जो भेड़ ने जन्म लिया उसमें सारे के सारे गुण एग्जैक्ट वो किसकी फोटोकॉपी निकली, वो फिन डॉर्सेट शीप की फोटोकॉपी निकली। उस भेड़ को नाम दिया गया डॉली। समझ में आ गया? और इस डॉली शीप का जो जन्म है वो हुआ 5 जुलाई 1996 को, द फर्स्ट एवर क्लोन्ड एनिमल, डॉली द शीप। क्लियर है बच्चों? इसने हेल्दी लाइफ जी, और करीब 7 वर्ष के पश्चात 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन इसका डेथ हुई। एक लंग डिजीज के कारण ये मारी गई। उससे पहले इसने कई और भेड़ों को नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से जन्म भी दिया। समझ में आ गया? तो ये था फर्स्ट एवर क्लोन शीप डॉली की कहानी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ध्यान रखेंगे इसको थोड़ा। अब ये समझ लेते हैं क्या किया था। तो पूरा प्रोसीजर में डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया, तो दो चीजें समझ में आ गया। एक भेड़ के मेमोरी ग्लैंड से सेल लिया, सेल में से न्यूक्लियस को निकाल के उस न्यूक्लियस को यूज किया। दूसरा ब्लैकफेस ईव है, उसका क्या है, एग सेल लिया ओवरी में से, उसके एग सेल में से न्यूक्लियस को निकाल करके फेंक दिया, उसका ओवम एम्प्टी रखा, उस ओवम में पहली वाली जो फिन डॉर्सेट शीप थी उसका न्यूक्लियस घुसा दिया, वी गॉट ए मॉडिफाइड जाइगोट, इसको इंप्लांट कर दिया ब्लैक फेस जो ईव है उस भेड़ के यूटरस में, और वहां पे जो यंग वन डेवलप हुआ दैट वाज द क्लोन। और उसके अंदर पूरे गुण किसके थे, फिन डॉर्सेट जो शीप है उसके गुण थे। तो इस प्रकार से हम क्लोनिंग करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये एक तरीका है जिसमें कि हम एक ऑर्गेनिज्म के क्लोन्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर बच्चों देखा गया कि ये जो क्लोन्स होते हैं ना, क्लोन्स, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिव्ड नहीं होते, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, कोई ना कोई क्या है, शॉर्ट लिव्ड ही होते हैं। इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं अगर इस प्रोसीजर को बहुत ढंग से नहीं किया जाए, या फिर जैसे मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रोपोरेशन तकनीक के द्वारा जब हम न्यूक्लियस को सक कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट डैमेज हो जाए, क्योंकि खींचतान है इसके अंदर, ठीक है कि नहीं? क्या तो अगर क्रोमोसोम्स और जीन्स में कोई भी खींचतान हो गया, कुछ कटफट गया, डिफेक्ट आ गया, तो वो डिफेक्ट फिर आने वाले ऑर्गेनिज्म में आ सकता है। तो इसमें कई बार होता है कि उनमें कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं, तो कई बार ये सफल नहीं भी होता है। समझ में आ गया? और ह्यूमन बींग्स में ये इसकी कंप्लीट क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि संसार में बहुत ज़्यादा, नहीं तो अव्यवस्था, कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर एक एक के 10-10 क्लोन घूमेंगे ना इधर उधर, तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन अपने क्लोन बनवाना चाहता है, ठीक है, और क्लोन बनने से आपका जीवन कैसा रहेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है कि नहीं? अब हम देखेंगे बच्चों क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। सीधी बात है, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो अपने आने वाली जो अगली प्रजाति है या जो अपने आने वाली रेस है उसको कंटिन्यू कैसे करेगा। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करे, खुद ही बस जीवन जिए, बूढ़ा हो, मर जाए, तो इस प्रकार से तो धरती से ऑर्गेनिजम्स खत्म ही होते जाएंगे, और कभी ना कभी क्या पूरी धरती खाली हो जाएगी ऑर्गेनिज्म से। तो हर कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे कि धरती पे वो सर्वाइव करते रहे, बनी रहे, उनकी जो प्रजाति है वो सर्वाइव करे धरती पे। तो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए जो है रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? सर्वाइवल के लिए। सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हेल्प्स द पेरेंट्स टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स, स्पेलिंग गलत हो गई है, इंडिविजुअल्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ
रिप्रोडक्शन हेल्प्स द पेरेंट्स टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। समझ में आ गया? जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, उसके माध्यम से जो पेरेंट्स हैं अपने ही जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। और रिप्रोडक्शन जो है वो माध्यम जिसके द्वारा ये इंश्योर होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है जड़ मूल से समाप्त ना हो जाए, धरती पे वो बना रहे। हेंस रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो रिप्रोडक्शन वो माध्यम है, वो जरिया जिसके द्वारा क्या है, जीवन की निरंतरता, उसकी जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो धरती पे बना रहे, टिका रहे। तो जीवन के लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन, ये नहीं होगा तो जीवन समाप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू डिफरेंसेस बताने हमको जाइगोट एंड फीटस में, पहले ही बता चुका हूं। तो पहला मोटा डिफरेंस तो ये, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद बनता है। किसका फर्टिलाइजेशन? ओवम और स्पर्म के यूनियन से। तो जाइगोट देखो पहला, इट इज अ सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से जो पहला सेल बनता है सिंगल सेल, उसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। जबकि फीटस क्या है? ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और ये एक एम्ब्रियो की स्टेज है जब उसमें ऑर्गन्स नजर आने लग जाते हैं। बता चुका हूं मैं आपको ये। तो लगभग 8 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद में फीटस स्टेज आ जाती है। तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। तो ये सिंगल सेल है, ये मल्टी सेलुलर है। उसके बाद जाइगोट में हमको कोई ऑर्गन्स नजर नहीं आते, तो ऑर्गन्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन इट, क्योंकि सिंगल ही सेल है, जबकि ऑर्गन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इट। उसके बाद एक और पॉइंट लिखना चाहो तो ऐड कर सकते हो, जाइगोट जो होता है बच्चों ये बनता है फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन के बाद में, जबकि फीटस स्टेज आती है कहां पर? यूटेरस के अंदर। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो जाइगोट जो है वो कौन सी कहां पर डेवलप होता है? ये बनती है, ये सेल बनता है फेलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट में, जबकि ये स्टेज कहां रीच होती है? यूटेरस के अंदर रीच होती है। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, जाइगोट एंड फीटस में अंतर। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके कुछ सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं जो आपको अपने आप ही आ जाने चाहिए इतना सारा समझाने के बाद। चलिए देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। सबसे पहला, ट्रू फॉल्स बताने हमको, और अगर गलत है तो सही भी करेंगे। ठीक। ओवीपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, ये गलत है बच्चों, क्योंकि ओ देखो गोल अंडा आ गया, तो अंडे से अगर स्पेलिंग स्टार्ट हो रही तो अंडा देने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मैंने बताया था रेप्टाइल्स और बर्ड्स आते हैं। तो ओवीपेरस एनिमल्स दे ले एग्स, और जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको वीवीपेरस एनिमल्स बोलते हैं। काऊ, बफेलो, गोट, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, माउस, ये सारी की चीजें। तो ये फॉल्स है हमारा। दूसरा, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, बिल्कुल सही बात है। स्पर्म और ओवम दोनों ही गैमेट्स होते हैं, गैमेट सिंगल सेल ही होता है, जाइगोट भी सिंगल ही है, आगे जाकर के वो बॉल ऑफ सेल्स बनता है एम्ब्रियो। तो स्पर्म जो होता है सिंगल सेल ही है, ओवम भी सिंगल ही है। ट्रू। ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग, मैं आपको बता चुका हूं दो प्रकार का फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स, काऊ, बफेलो, गोट, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश में होता है, फ्रॉग में होता है। जो मेल होता है वो स्पर्म्स को पानी में ही रिलीज कर देता है, जो फीमेल है वो अंडे पानी में ही देती है, और पानी के अंदर ही बाहर फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्रॉग में ऐसा ही होता है, हमने मेटामॉर्फोसिस वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखा था। तो ये ट्रू है बिल्कुल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। उसके बाद A new human individual develops from the cell called gamete. गैमेट से एक पूरा नया इंडिविजुअल तैयार होता है। गलत है बच्चों। हम अगर एक ही मेल गैमेट ले लें, स्पर्म या फिर ओवम एग ले लें, तो उससे हम इंडिविजुअल तैयार नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? हमको दो अलग अलग प्रकार के गैमेट्स चाहिए, मेल और फीमेल, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, तो उसी से नया इंडिविजुअल तैयार होता है। तो गैमेट से कभी इंडिविजुअल तैयार नहीं होता, इंडिविजुअल तैयार होता है दो गैमेट्स अलग अलग के फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उससे। तो ये फॉल्स है हमारा। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, ये हेन वाले क्वेश्चन से आया है। हेन बच्चों दो प्रकार के एग देती है, एक मैंने बताया था फर्टिलाइज्ड, एक अनफर्टिलाइज्ड। अगर तो फर्टिलाइज्ड एग होगा तो उस एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, जो कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो फर्टिलाइज्ड एग मल्टी सेलुलर होता है, जबकि अनफर्टिलाइज्ड है तो एक सिंगल सेल ही होता है, एग ही है वो, ओवम है वो। तो एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के अगर बाद वाला एग है, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो वो मल्टी सेलुलर होता है। जबकि बिफोर फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एग ले करती है हेन, वो होता है सिंगल सेल ही होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग दिया वो सिंगल सेल है, गलत है, वो मल्टी सेलुलर है, वो उसके अंदर एम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, यंग वन चिक डेवलप हो रहा है। उसके बाद अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, देखो उल्टा क्वेश्चन आ गया बच्चों, बडिंग हाइड्रा में होती है, अमीबा में होता है बाइनरी फिशन। तो ये उल्टा हो गया ना मामला।
तो यह गलत है, फॉल्स। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय, यहाँ आना चाहिए था बाइनरी फिशन। ठीक, चलिए। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं है, मैं बता चुका हूं। एसेक्सुअल, सिंगल पेरेंट ही वेजिटेटिव तरीके से या एसेक्सुअली क्या होता है, कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है। तो वहां दो अलग अलग पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं। जब दो पेरेंट्स ही नहीं है तो दो प्रकार के गैमेट नहीं बनेंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन की कोई आवश्यकता वहां पे नहीं होती है। तो ना तो गैमेट फॉर्मेशन होता है ना फर्टिलाइजेशन होता है। तो कह रहा है फर्टिलाइजेशन जरूरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गलत है ये, फॉल्स। उसके बाद बाइनरी फिशन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बाइनरी फिशन मैंने बताया था बैक्टीरिया में भी होता है, और बैक्टीरिया वाला आपने देखा था, कहाँ पे देखा था, वो सेकंड वाला जो चैप्टर था हमारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, वहां पे हमने बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में समझा था, यहाँ हमने किसमें समझा, अमीबा में। तो बाइनरी फिजन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जो कि किसमें, अमीबा में होता है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू, पढ़ चुके हैं हम। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद में जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको जाइगोट बोलते हैं, ये ट्रू है। उसके बाद एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, अगेन गलत हो गया, फॉल्स। क्यों, एम्ब्रियो मैंने बताया था इट इज अ बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट लगातार डिवाइड करता है, तो जो डिवाइडिंग बॉल ऑफ सेल्स है, ग्रोइंग बॉल ऑफ सेल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। बाद में यही बदल जाता है फीटस के अंदर। क्लियर है, ट्रू फॉल्स। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड। ये बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेज में लास्ट में दिया हुआ है, एंड ये पजल के रूप में दिया, क्रॉस वर्ड पजल के रूप में दिया है, ठीक है ना। तो 4 आपके टॉप से डाउन है और 4 आपके लेफ्ट से राइट अक्रॉस है। तो हम ये देखते ही बोल सकते हैं इजीली, हमको कोई ज्यादा बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, वो तरीका जिसके द्वारा गैमेट्स आपस में फ्यूज होती हैं, वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। पढ़ चुके हैं हम, ओवम और स्पर्म का यूनियन, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हेन, मुर्गियों में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है, इंटरनल है, और फ्रॉग और फिश में एक्सटर्नल है, दोनों देख चुके हैं हम। उसके बाद द टर्म यूज्ड फॉर द बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का जो साइड होती है, साइड वॉल पे जो उभार प्रकट होता है, बल्ज प्रकट होता है, उसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं, और उसी के नाम से आया बडिंग। समझ में आया, एक या दो बर्ड्स डेवलप होते हैं, बता चुके हैं हम। एग्स आर प्रोड्यूस हेयर, बच्चों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। मेल ऑर्गन टेस्टिस है मेल्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है। तो टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म्स, मेल गैमेट, और ओवरीज में क्या बनते हैं, फीमेल गैमेट, ओवम या फिर एग। तो कह रहा है एग्स आर प्रोड्यूसर, एग यहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ओवरी में। ठीक है, एग्स कहाँ बनते हैं, ओवरी में। उसके बाद अगला देखो, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बच्चों ये डब्ल्यू छप गया, मैं हटा देता हूँ। जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ तैयार होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या नाम है इनका, टेस्टिस। अब देखो ध्यान से बच्चों, टेस्टिस ये लिखा, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोला है, प्लूरल में है, तो प्लूरल में पेयर ऑफ टेस्टिस है, तो मैंने ईएस लगाया। आईएस लिखते हैं तो सिंगुलर होता है, तो आईएस भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे प्लूरल में है तो मैंने दोनों लिखे, टेस्टिस, टीईएस, टेस्टिस। क्लियर है, तो ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। उसके बाद अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का के लिए दूसरा नाम क्या है, आईवीएफ। एब्रिविएशन है, टर्म क्या वही चीज है, बस ये फुल फॉर्म है, वो शॉर्ट फॉर्म है। तो देखो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके माध्यम से जो बच्चे जन्म होते हैं जिनका, उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दीज एनिमल्स ले एग्स, अंडे देने वाले एनिमल्स ऊपर में बता चुका हूं। उसमें आया था ट्रू फॉल्स में ओवी पैरस, और जो डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं वो वीवी पैरस कहलाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वाला क्या है, ए टाइप ऑफ फिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर होने वाला जो फिशन है जिसमें कि एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, एसेक्सुअल मेथड, वो होता है बाइनरी फिशन। तो फिशन लिख चुके हैं तो हम सिर्फ बाइनरी शब्द लिखेंगे। तो बाइनरी फिशन इज द फिशन दैट टेक्स प्लेस इन अमीबा। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग सारे के सारे डिटेल में एवरीथिंग सब कुछ लिखना है। कोई मुझसे नॉनसेंस क्वेश्चन नहीं करेगा, सर ये करना है वो करना है, डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है, सब कुछ बनाना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ तैयार करना है विदाउट एनी क्वेश्चन। क्लियर है, तो इसको अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसके अंदर। अगले वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर 10, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।